नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इतिहास को देखेंगे कि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की होगी, किसने इसका में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी। अब किस ने इसमें योगदान दिया, तो हम सबसे पहले देखेंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने एक कीचड़ से या जो वर्षा के पानी से एक जीवाणु को लिया और इनमें इतना जुनून था, इन्हें खुद का अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, उससे पहली बार जीवाणु को देखा और खोज की जीवाणु की। तो जीवाणु की इन्होंने खोज की तो उसे नाम दिया इन्होंने एनिमलक्यूल्स। फिर आगे बात करें तो एक लिनियस जी आए, इन्होंने इन्हें वर्मिस नाम दे दिया। नागेली आए तो इन्होंने इन्हें शाइजोमाइसिटीज वर्ग में रख दिया। थोड़ी सी अगर आगे देखें तो रॉबर्ट कोच, जिन्हें रोगों का जर्मप्लाज्म सिद्धांत के बारे में बताया और सबसे इन्होंने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की स्थापना कर दी। और अगर बात की जाए तो एक लुईस पाश्चर जी आए जिन्होंने पाश्चुरीकरण दे दिया। इस प्रकार से ये इनका संक्षिप्त इतिहास होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया। इसमें लिखा है स्मॉल वन कॉल मोनेरियन। मोनेरियन अर्थात इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। जो भी सूक्ष्म जीव है इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। तो मोनेरा जगत की हम 2-3 विशेषता देख लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। मोनेरा अर्थात सूक्ष्म जीव जो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी या सेप्रोफाइट या जिन्हें अपघटक दोनों प्रकार से बांटा जा सकता है। यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा इनका जो केंद्रक होता है वो प्रिमिटिव स्टेज में होता है, तो इसलिए इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। एक और अच्छी खास बात रहेगी कि इनमें इनका जो डीएनए रहेगा वो गोली शेप में रहता है, सर्कल। अब आप सभी को पता होगा कि जो बैक्टीरिया है वो सर्वव्यापी होते हैं। हमारी जो पृथ्वी, हमारे जो इन्वायरमेंट में सब जगह पाए जाते हैं, लाइक एयर, फूड, इनसाइड बॉडी, स्किन, सॉइल, वाटर, सभी जगह। ये एक डायग्राम देखना आपको कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज रहती है। जिससे हम देख सकते हैं इसमें प्लाज्मिड डीएनए रहेगा, एक न्यूक्लियोइड रहेगा जो सर्कुलर शेप में रहेगा, एक बाहरी कवच रहेगा जिसे हम बोल सकते हैं कैप्सूल, इसमें सेल वॉल पाई जाएगी। इसके अलावा इसमें कशाभिका पाई जाती है, फ्लैजिला बोलते हैं, एक पिलाई जैसी संरचना, रूल आइकन स्ट्रक्चर रहता है, डीएनए रहता है, सेल वॉल रहती है, राइबोसोम और मिजोसोम। मिजोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, आगे इसकी हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ये पूरी जो संरचना भी मैंने बताया, एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कैप्सूल जो इसका सबसे बाहरी आवरण होता है ना, जो कोशिका भित्ति के बाहर रहता है। एक होता है सेल वॉल। सेल वॉल आपने देखा होगा कि जो सेल वॉल है वो प्रोटीन की बनी होती है। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर और कड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसकी अगर सिमिलरिटी की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं पौधों से सिमिलरिटी होती है ना। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पौधों में सेल वॉल पाई जाती है, इसी प्रकार बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। और आगे बात की जाए तो इसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड किसे कहेंगे? अगर किसी डीएनए का केंद्रक सुव्यवस्थित ना हो तो उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना, प्रिमिटिव स्टेज में हो। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यू है कि ये गोली शेप में है, ए रिंग मेड अप ऑफ डीएनए। अब अगर देखा जाए राइबोसोम, सभी को पता है राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये पेलाडे ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। अब राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कुछ अलग पाया जाता है, इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। ये इसका मतलब होता है श्वेतबर्ग यूनिट, जो 2 सब यूनिट में बटी रहेगी, एक 50 प्लस एक 30 सब यूनिट के रूप में। तो ये आपको याद रखना है, प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में ये पाया जाता है ना। अब बात करते फ्लैजिला। फ्लैजिला जिसे हम बोल सकते कशाभिका, ये एक लोकोमोशन, गति प्रदान करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी।
आगे बात करते हैं, एक साइटोप्लाज्म में रहता है, जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो भरा हुआ है। एक होती है पिलाई, जिसे हम फिम्बरी भी बोल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कंजुगेशन के तौर पे। जब हम बैक्टीरिया के लैंगिक या अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रोल पिलाई निभाएगी। पिलाई क्या करती है? पिलाई क्या कंजुगेशन में हेल्प करेगी। और आगे बात करें, एक चीज आएगी इसमें, मिजोसोम। मिजोसोम की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा, ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से सिमिलरिटी दर्शाता है, सॉरी माइटोकार्डिया से सिमिलरिटी दर्शाता है। कहां से? क्योंकि अगर आपने माइटोकार्डिया का अगर डायग्राम देखा होगा तो उसमें भी कुछ इस प्रकार की संरचना रहती है। इसी प्रकार मिसोसोम तो कोशिकीय श्वसन के रूप में यह इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा रेप्लिकेशन में, ये कवच के जो सेल वाल है इसके निर्माण में। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि मिसोसोम की खोज किसने की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, फिट्स एंड जेम्स के द्वारा मिसोसोम की खोज की गई थी। फिट्स जेम्स। एक चीज आती है प्लाज्मिड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। प्लाज्मिड एक होता है मेन डीएनए जो गोली शेप में रहता है, इसी का एक छोटा सा वाहक के रूप में एक या अलग पृथक डीएनए होता है, जिसे हम इंग्लिश में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अपने आप में बहुत सारे गुण लिए हुए रखता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, सबसे अच्छी बात देखना कि जब ये डीएनए और अगर ये प्लाज्मिड अगर दोनों मिलते हैं, जैसे मान के चलिए अगर ये यहाँ का इतना वेक्टर है, अगर मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया तो इसे मैं बोल सकता हूं एपिसोम। जब मूल डीएनए में प्लाज्मिड डीएनए मिलेगा तो उसे हम बोल सकते हैं एपिसोम। अगर इसकी विशेषता के आधार पर इसको बांटा जाए तो ये 3 प्रकार से बांटा जाएगा। किस प्रकार से? 3 प्रकार कौन कौन से होना चाहिए? एक आर, एक एफ और एक कोल फैक्टर। अभी इसके बारे में समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। रेसिस्टेंट मतलब आर, ये लिखा भी होगा रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। ये क्या है? किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट होता है, मतलब प्रतिरोधी होता है। इसी प्रकार एक होता है फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर ये क्या? डीएनए के द्विगुणन, वृद्धि, रेप्लिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेप्लिकेशन के लिए आर लगा दे, तो आर रेसिस्टेंट होता है ना कि, है ना, रेप्लिकेशन। फर्टिलिटी फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसी प्रकार अगर बात की जाए, एक और फैक्टर आएगा कोल फैक्टर या कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड सबसे अच्छा कार्य करता है कि ये अपने आसपास के जो पड़ोसी डीएनए होते हैं, या सॉरी जो पड़ोसी जो दूसरे जीवाणु होते हैं उनको समाप्त करता है। ये कौन सा? एक कोल्चिसिन नामक द्रव निकालता है। इसकी वजह से आसपास के जो भी बैक्टीरिया रहेंगे वो समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। ये आपने अभी तक देखी है संरचना। अगर हम शेप के आधार पर बैक्टीरिया को देखा जाए तो हम 4 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। 4 प्रकार से किस किस में बांटेंगे? मान सकते हैं कि एक कोकोनट शेप है तो कोकस बोल सकते। आपने देखा होगा कोकस मतलब जो गोल रहते हैं, उसी प्रकार कोकोनट भी देख सकते हैं कि वो भी गोल रहेगा। तो इस प्रकार से हम कोकोनट या गोल संरचना देख सकते हैं। दूसरी अगर बात की जाए बेसिलस, जिसे हम रोड शेप बोल सकते हैं। रोड शेप बेसिलस को मैं एक अच्छे उदाहरण से समझाता हूं आपको कि जैसे अगर आप देखा जाए कि बेसिलस एक बासमती की एक डंडी आती है बिल्कुल हरे कलर की, है ना, वो बिल्कुल क्या हरी रहती है, रोड शेप में रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा स्कूलों में टीचर मंगवाते हैं बच्चों की धुलाई के लिए, तो उसी प्रकार की जो बेसिलस रहती है, बेसिलाई, तो ये इसी प्रकार की रोड शेप बैक्टीरिया में अगर कोई सा अगर बैक्टीरिया रहेगा रोड शेप तो उसे कह देंगे हम बेसिलाई। तीसरा प्रकार अगर हम देखे जाए तो आपकी एक स्प्रिंग को अगर हम खींचे तो स्पाइरिला नामक हो सकती है। एक चौथा शेप और होता है जिसे बोल सकते हैं विब्रियो। विब्रियो क्या होगा? विब्रियो मतलब कोमा आकार का बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार से इनको बांट सकते हैं। अब आप देख लिए, दिख रहा है इसमें कि अगर जैसे बैक्टीरिया को अगर 2 बैक्टीरिया कोकस के शेप में है तो उन्हें हम बोल सकते हैं डिप्लोकोकाई।
अगर डिप्लोकोकाई अगर ये 4 के शेप में होंगे तो इसे हम बोल सकते हैं टेट्राकोकाई। जब एक माला के शेप में हो सकते हो तो इसे बोल देंगे स्ट्रेप्टोकोकस। जब ये पूरे अंगूर के गुच्छे के आकार में अगर मिल जाए तो इसे बोलेंगे हम स्टेफाइलोकोकाई। इस प्रकार से देख सकते। इसी प्रकार से हमने एक बात की थी विब्रियो कोलेरी, जो इस प्रकार का शेप रहेगा। इसके अलावा जो बेसिलस का शेप है ये रोड शेप बैक्टीरिया हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर अब बात की जाए फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया, तो फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया भी बहुत सारे टाइप के होते। सबसे पहले हम बात करते हैं एट्राइकस। ये लिखा है एट्राइकस। एट्राइकस का अर्थ होता है जिसमें कोई सा फ्लैजिला ना हो या फ्लैजिला एब्सेंट हो तो उसे एट्राइकस कहेंगे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि सिर्फ जिसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो, जैसे हम बोल सकते मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहां एक फ्लैजिला हो उसे मोनोट्राइकस। जैसे आपने पढ़ा होगा मोनोकोट और डाइकोट। डाइकोट अर्थात तो द्विबीजपत्री और मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री। इसी प्रकार एक होता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस अर्थात जिसमें दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला पाया जाता है उसे एम्फीट्राइकस बोलेंगे। एक इसका एक उदाहरण याद आता है कि मेरा एक दोस्त था, उसने बोला था एक बार कि चलो हम एमफिल कर ले। अब एमफिल कर ले, मैंने उसको बोला कि नहीं एमफिल नहीं करना चाहिए, तो उसने एमफिल में एडमिशन ले लिया। अब देखा कि कुछ उसने एमफिल का स्टार्ट किया था, उससे पहले एक नई शिक्षा नीति आ गई जिसमें एमफिल को समाप्त कर दिया। तो ना ये इधर का रहा ना ये इधर का रहा, मतलब इस प्रकार की जो संरचना है एम्फीट्राइकस। इसी प्रकार अगर ये तो एक व्यक्ति की बात की, अगर मैं बोलूं कि सभी ने एम्फी, तो एम्फीफाइलोट्राइकस मतलब इधर भी बहुत सारे एम्फिल वाले इधर भी एम्फी। तो इस प्रकार की अगर संरचना की बात की जाए तो इसे बोलेंगे हम एम्फीफाइलोट्राइकस। और आगे बात की जाए अगर एक गुच्छा एक ही साइड हो, है ना, कुछ आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार का अगर गुच्छा, ये जो पूरा डीएनए ये अपना पूरा जीवाणु है, इसमें अगर एक साइड से अगर बहुत सारे गुच्छे के रूप में अगर फ्लैजिला पाया जाए तो उसे हम बोलेंगे लोफोट्राइकस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक ये पेरीट्राइकस, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा जीवाणु में फ्लैजिला पाए जाए पूरे शरीर पर तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। अब दो प्रकार से हम स्टेनिंग के आधार पर भी बैक्टीरिया को बांट सकते हैं, या कलर के आधार पर। अगर जैसे लैब में अगर किसी ने बैक्टीरिया को कलर किया है ना, स्टेनिंग की है, तो उसके आधार पर भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसको पढ़ाने से पहले बताना चाहूंगा क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक यूज की थी सबसे पहले, तो उनके नाम पर ही इसे क्रिश्चियन ग्राम के नाम पर ही इसे ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है। क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो इसमें सबसे बड़ा अंतर किया जाता है कोशिका भित्ति के आधार पर। अगर कोशिका भित्ति ट्रिपल लेयर होती है तो ग्राम नेगेटिव कहलाएगा, अर्थात जो भी कोशिका भित्ति रहेगी वो कॉम्प्लिकेटेड संरचना रहती है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव, इसमें फर्स्ट लेयर या सिंगल लेयर रहेगी, इसलिए इसको बोलेंगे हम ग्राम पॉजिटिव। इसमें सबसे अच्छा रोल निभाता है एक लिनोइक एसिड या टिकोइक एसिड जिसे बोलते हैं, टिकोइक एसिड, जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में ही पाया जाता है, जिसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जो कोई पॉजिटिव व्यक्ति रहता है उसकी दोस्ती अच्छी टिकी रहती है। तो इसी प्रकार से मैं इसको बोल सकता हूं कि टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव। अगर और भी बात की जाए तो सिर्फ जो लिपोपॉलीसेकेराइड जो रहता है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, आप देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ नहीं पाया जाएगा। एक और नई चीज है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसके आधार पर भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को हम बांट सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लिपोपॉलीसेकेराइड जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो सिर्फ 20% पाया जाता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब 80% ये पाया जाएगा ग्राम पॉजिटिव में। इसके अलावा जो प्रोलिन प्रोटीन है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में ही पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में ये एब्सेंट रहता है। इस प्रकार से हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को बांट सकते हैं। अब कोई नाम अगर आप देखना चाहे तो सबसे अच्छा नाम देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जितनी भी कोकाई शेप रहती है, स्टेफाइलोकोकाई, ये स्ट्रेप्टोकोकाई,
एंटेरोकोकाई, बेसिलाई, लिस्टेरिया, ये इस प्रकार की जो भी है ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। इसी प्रकार ग्राम नेगेटिव में सबसे अच्छे बैक्टीरिया हम देख सकते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी, स्यूडोमोनास, इस्चीरिया कोलाई, इसके अलावा निजेरिया गोनेरिया, इसके अलावा ट्रेपोनोमोसोमा, स्पाइरुलिना, हेलोबैक्टर, इस प्रकार के जो भी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव में आते हैं। कहाँ से हो गया है? चाहिए, ठीक है। ये आपने अंदर अभी डायग्राम के माध्यम से देखा है। अगर न्यूट्रिशन के आधार पर देखा जाए तो भी बैक्टीरिया को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपिक, एक होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपिक। ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपिक में हम सबसे सिंपल बैक्टीरिया देखते हैं, जैसे हमारे जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से श्वसन, ये जो न्यूट्रिशन करते हैं, इसी प्रकार से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया है। इसी प्रकार एक होगा एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपिक। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें पर्पल बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया हो सकते हैं, हेलिकोबैक्टर हो सकते हैं। इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए। पर्पल बैक्टीरिया को पर्पल नॉन सल्फर, जिसमें सबसे अच्छी प्रजाति आती है रोडोस्पाइरुलिना और स्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास। इसी प्रकार पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगर ग्रीन बैक्टीरिया को अगर देखा जाए तो ये भी दो प्रकार से बांटे गए, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये डायग्राम से और अच्छे से शो हो सकता है कि जैसे ये आयरन बैक्टीरिया दिया गया है, ये कीमो सल्फर बैक्टीरिया भी दिया गया है। अब आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेस्पायरेशन के आधार पर बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया और ओब्लिगेट बैक्टीरिया के रूप में हम बांट सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया में हम बोल सकते हैं ओब्लिगेट एरोबिक, अर्थात इनके पास और कोई सा ऑक्सीजन के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिले तो ये मर जाएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण इसमें होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का जो बैक्टीरिया रहता है, एक बेसिलस है। इसमें लिखा भी है दे रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी प्रकार एक प्रकार आएगा ओब्लिगेट एनारोबिक। ओब्लिगेट एनारोबिक से मतलब है इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। इसको हमने तीन प्रकार से बांट दिया, ओब्लिगेट एनारोबिक, फैकल्टेटिव और एक फैकल्टेटिव एरोबिक। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो फैकल्टेटिव एरोबिक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये क्या है फैकल्टेटिव? मतलब ये ऑक्सीजन में रह भी लेता है और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो स्यूडोमोनास है, इनको क्या ब्रह्मा जी का वरदान है, ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं और ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। स्यूडोमोनास से आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। स्यूडोमोनास सबसे अच्छी स्पीशीज में आता है। एक तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलावा ये सेप्रोफाइट होता है, मतलब ये अपघटककर्ता के रूप में रहेगा। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा इस बैक्टीरिया की एक नई स्ट्रेन प्रदान की थी, जिसे बोला गया था स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये प्रदूषण नियंत्रणकारी के रूप में सबसे ज्यादा रोल निभाती है। इन्होंने देखा कि ये अपघटककर्ता के रूप में ग्राम नेगेटिव के रूप में भी भूमिका निभा रहा है, तो क्यों ना इससे एक नई प्रजाति बनाए। तो उन्होंने स्यूडोमोनास प्यूटिडा बनाई। ये क्या कार्य करती है स्यूडोमोनास प्यूटिडा? तो ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा के द्वारा इन्होंने जो समुद्र में तेल का जो बिखराव हो जाता है, जो रिसाव होता है, उसको समाप्त करने या उसे पुनः अपने मूल आकृति में लाने के लिए एक स्ट्रेन बनाई थी इन्होंने। एक होता है फैकल्टेटिव एरोबिक, जिसमें क्लोरोबियम लिम्बिकोल बोल सकते हैं। एक होता है ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट एनारोब्स से तात्पर्य है अगर इनको ऑक्सीजन मिले
तो ये मर जाते हैं, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के ही जीवित रहते हैं। जिसमें हम सबसे देखते हैं ये क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिन, जो खाद्य पदार्थ है, जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है उसमें पाया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। अगर अब बात की जाए इनके रिप्रोडक्शन, इनके जनन के बारे में, तो इनको हम बांट सकते हैं कि ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल के रूप में बांट सकते हैं। असेक्सुअल में बाइनरी फिजन होता है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण, या एक बैक्टीरिया से अपने ही जैसी दूसरी कॉपी बनाने वाला, तो ये बाइनरी फिजन। कोनिडिया शेप, मतलब जैसे पेनिसिलियम में होता है कोनिडिया के रूप में, मतलब स्पोर के रूप में। इसी प्रकार बडिंग के रूप में, सिस्ट के रूप में, एंडोस्पोर के रूप में। एंडोस्पोर में आपको एक दो उदाहरण, जैसे बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ये एंडोस्पोर का सबसे अच्छे उदाहरण है। सेक्सुअल मेथड में अगर बात की जाए तो इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बाइनरी फिजन अगर देखा जाए, एक बैक्टीरिया अपनी ही कॉपी बना लेता है। ये एंडोस्पोर है जो सिस्ट का निर्माण करता है। इसमें जो अभी बताया, एक तो क्लोस्ट्रीडियम, एक बेसिलस सबटिलस। अगर अब बात की जाए कंजुगेशन के बारे में, जो मैंने अभी आपको, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा था उस समय कुछ विशेषता आई थी कि पिलाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो पिलाई इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसके माध्यम से इसका जो जेनेटिक मटेरियल डोनर सेल का है वो रेसिपिएंट सेल तक पहुंचेगा। इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? पिलाई की। कंजुगेशन में सिर्फ यही होता है कि जो यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में जाके ट्रांसफर हो रहा है। तो इस प्रकार की अगर कोई प्रोसेस होगी तो उसे बोलेंगे हम कंजुगेशन। अब यहाँ से प्रश्न पूछा ये जाता है कि कंजुगेशन किसके द्वारा इजाद की गई थी? तो ये एडवर्ड टेटम और जोसेफ लेडरबर्ग के द्वारा दी गई थी। आगे बात करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे जीवाणुविक स्थानांतरण कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, एक ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था चूहों पर। इसकी एक स्ट्रेन ली थी, ये न्यूमोनिया, एक जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। इसकी एक स्ट्रेन के द्वारा इन्होंने देखा कि चूहे की एक में उबला हुआ द्रव्य लिया जिसमें स्यूडोमोनास था, एक दूसरा जिसमें बिना उबला हुआ द्रव था। जब इन दोनों को चूहों को डायरेक्टली दिया गया तो चूहे मर गए थे, लेकिन जब उबला हुआ पदार्थ बिना उबले हुए पदार्थ में अगर उन्होंने मिलाया और उसके द्वारा चूहों को जब इंजेक्ट किया तो भी चूहे मर चुके थे। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियल है, जो डीएनए है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी बैक्टीरिया में कर सकता है। इसलिए इसको बोला गया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। किसने दिया गया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया। किसमें दिया गया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई में दिया गया। एक और आता है ट्रांसडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें कोई बाहरी कोई कारक आता है, उसकी वजह से इनों में लैंगिक जनन होता है। बाहरी कारक में हम बोल सकते हैं इसे बैक्टीरियोफेज। यहां से प्रश्न पूछा जाता है बैक्टीरियोफेज, तो सबसे पहले प्रश्न यही पूछ लेता है बैक्टीरियोफेज के कार्य क्या है। तो ये क्या करते हैं, जो डीएनए, ये जो जीवाणु है उसको समाप्त करने का कार्य, इसको तोड़ने का या लाइसिस करने का कार्य करता है। ये बैक्टीरियोफेज का कार्य होता है। इसकी अगर खोज देखा जाए तो टेटम और इडरबर्ग, कुछ ऐसा नाम है इसका, ट्वार्ट और डिड्रिले करके दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्वार्ट और डिड्रिले जिन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। अब ये क्या कार्य करेगा? लैंगिक जनन करेगा। ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है होस्ट सेल में जाकर लाइसिस करेगा और ये अपनी कॉपी बना लेगा, जिससे 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार की कॉपी बनाएगा और इस प्रकार से बैक्टीरियल सेल को समाप्त कर देगा और अपनी स्वयं की कॉपी बनाएगा। इसका एक अच्छा उदाहरण देखते हैं कि गंगा के जो नदी है उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो जल है वो साफ रहता है। अब फेज की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किस फेज में, किस अवस्था में सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो ये लॉग फेज में सबसे ज्यादा
वृद्धि करते हैं। 4 फेज होगी, लेग फेज जिसमें ये स्टार्ट करेगा लेकिन लॉग फेज में सबसे ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन करेगा। एक स्टेशनरी फेज आएगी जिसमें ये अपनी वृद्धि रोक देगा, और लास्ट फेज आएगी डेड फेज जिसमें बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा। इनके जो फूड अगर देखा जाए तो ये पैरासाइट के रूप में फूड प्राप्त करते हैं, सेप्रोफाइट के रूप में और डिकम्पोजर के रूप में ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। अब हम 2 प्रकार से और बैक्टीरिया को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक और किस प्रकार से ये हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक में अगर देखा जाए तो ये हमें रोग प्रदान करते हैं, जैसे बहुत सारे रोग हैं। कोलरा है जो विब्रिया कोलेरी से फैलता है, ई कोलाई इन्फेक्शन जो इंटेस्टोगेस्ट्राइल जो हमारी बीमारी हो जाती है उसकी एक डायरिया हो जाता है, टाइफाइड फीवर जो साल्मोनेला टाइफी से हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो जाता है। इसके अलावा पर्टूसिस, गोनेरिया, टिटेनम जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनम से हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती है। इसी प्रकार प्लांट में भी कुछ बीमारियां होती है बैक्टीरिया के माध्यम से, जैसे हम बोल सकते हैं कि राइस में बैक्टीरियल ब्लाइट होता है जो जेंथोमेनास ओराइजी के माध्यम से होता है। एप्पल में फायर ब्लाइट होती है जो इरविना एमाइलोवोरा से होता है। कैरोट में सॉफ्ट रूट हो जाते हैं, इरविना केरेटोन वोरा से हो जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला होता है सिट्रस कैंकर, जो नींबू में अगर देखा जाए तो फफूंद जैसे कुछ ब्लैक डॉट पड़ जाते हैं जिसे बोलते हैं सिट्रस कैंकर, जो जेंथोमोनास सिट्रस से होता है। पोटैटो में भी कुछ रोग होते हैं जैसे रिंग रोड स्केब रोग, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस से होता है। अगर अब बात की जाए हेल्पफुल बैक्टीरिया के बारे में, हेल्पफुल बैक्टीरिया में हम देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया करते हैं उसमें बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पशु है उसके स्टोमक में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। एक और सबसे अच्छा फैक्ट होता है इंसुलिन, इंसुलिन बैक्टीरिया के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। एक ई कोलाई बैक्टीरिया के माध्यम से सबसे पहली बार ई कोलाई के माध्यम से ही इंसुलिन प्राप्त किया गया था। ये ई कोलाई का आप डायग्राम देख सकते हैं जो हमारी आंत में पाया जाता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और ये पेरिट्राइकस रहता है जिसमें बहुत सारे रू रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया के माध्यम से प्रोबायोटिक भी प्राप्त होते हैं। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जो हमारे पाचन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोबायोटिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। इसमें लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, एसिडोफिलस, प्लेनेटेरम, इसी प्रकार बिफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज से भी ये अपने प्रोबायोटिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरस से भी प्राप्त होते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से प्राप्त होते हैं। अब कुछ एंटीबायोटिक रहेगी। एंटीबायोटिक के बारे में भी जो कुछ बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया। तो सेलमैन वेक्समैन के द्वारा सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द दिया गया। सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन खोजी गई थी, लेकिन वह क्या थी? एक फंगस थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरियल पहली इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन खोजी गई थी वॉक्समैन के द्वारा। इस प्रकार के कुछ फैक्ट हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं बेसिलस सब्टिलस, एक जो ग्राम पॉजिटिव रोड होता है, इससे बेसिट्रेसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। इसी प्रकार बेसिलस पॉलीमिक्सा जिससे पॉलीमिक्सिन होती है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन से बहुत सारी एंटीबायोटिक प्राप्त होंगी। ये इनकी बहुत सारी स्ट्रेन है, जैसे जीटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, इसके अलावा क्लोरेम्फेनिकोल, एम्फेनिकोल, इस प्रकार की सारी वैक्सीन है जो एंटीबायोटिक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेन से प्राप्त होती है। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें और हम क्या आपके लिए क्या अब नया टॉपिक क्या लेके आए। जय हिंद दोस्तों।